अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे, आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा और रमज़ान में आप अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि आपके साथ मुख्तलिफ रेमेडीज़ आपकी सेहत के बारे में शेयर करते हैं। आप उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डायबिटिक अफराद को लेकर, क्या उन्हें रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, किस तरह से वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो इसी पर बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवैस आबिद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। सर हम आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डायबिटिक अफराद को लेकर। आप क्या समझते हैं कि क्या उन्हें रोज़ा रखना चाहिए, और अगर वो रोज़ा रखते हैं तो किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं वो? अच्छा, शुगर की जो इंसिडेंस है पाकिस्तान में इट्स अलार्मिंगली हाई। ख़ास तौर पे जो एज ग्रुप है ना 17 to 39, यहाँ पे वी रैंक अमंग्स द फर्स्ट इन द वर्ल्ड ना। बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स जो हैं उस पर अक्सर बात होती रहती है। हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का है, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है बड़ी लिमिटेड है, हमारी जो रिक्रिएशनल वीकेंड्स हैं वो भी खानों तक महदूद रहते हैं, हमारा जो सोने का टाइम है और बाकी जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है सारा कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करता है। एंड देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमारा फास्ट फूड है, उसका जो कंटेंट है वो इज़ अनदर फैक्टर। रमज़ान से बहुत अरसा पहले मैं अपने सारे मरीज़ों को कहता हूँ कि एक टर्म हम यूज़ करते हैं रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन की, कि हम हाई रिस्क, लो रिस्क और इंटरमीडिएट रिस्क वाले लोगों में डिवाइड कर लेते हैं शुगर वाले मरीज़ों में। जो हाई रिस्क लोग हैं ये वो लोग हैं जिनकी HbA1c यानी जो पिछले 3 माह का शुगर का कंट्रोल है वो 8.5 से ज़्यादा है, यानी बहुत बुरा कंट्रोल है। या टाइप 1 डायबिटिक्स हैं, यानी मोबिले शुगर के मरीज़ जो इंसुलिन के ऊपर हैं। कुछ ऐसे मरीज़ हम देखते हैं जो बचपन से ही इंसुलिन पे रहते हैं। या वो टाइप 1 डायबिटिक्स इनको रिसेंट पास्ट में हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, यानी उनकी शुगर जो है वो लो हुई है, या जिनमें शुगर इस तरह से लो हुई कि उनमें अवेयरनेस के सिम्टम्स नहीं थे, उनको पता नहीं लगा। शुगर के लो होने के कुछ बड़े कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं। शुगर का लो होना ये हार्मफुल होता है ये बॉडी में? शुगर का लो होना इज एक्सट्रीमली हार्मफुल, खास तौर पे उस वक्त अगर आपको इफ़ यू आर अनअवेयर, यानी अगर आप रात को सोए हैं और शुगर लो हो गई है तो इसका एक परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, आपकी ब्रेन के ऊपर और आपके लिवर के ऊपर और हर चीज़ के ऊपर इसका एक इम्पैक्ट आता है। इट्स अ वेरी लिमिटेड टाइम जिसके अंदर इसको रिवर्स किया जा सकता है, लाइक अ फ्यू आवर्स, फ्रॉम अ फ्यू मिनट्स टू अ फ्यू आवर्स। अगर ये परसिस्टेंट रहे तो ये ब्रेन को और हमारे सारे सिस्टम्स को डैमेज कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए जो शुगर रिक्वायर्ड होती है वो आपको मिल नहीं रही होती। जी, लेकिन हमें कैसे मालूम होगा हमें कि हमारी शुगर जो है वो डाउन है? अच्छा, हाइपोग्लाइसीमिया के ना कुछ बड़े कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। वी टीच ऑल डायबिटिक पेशेंट्स के ये जब आपको अलामात आना शुरू हो जाएं तो अगर आप कोई ड्राइव कर रहे हैं तो उसी वक्त गाड़ी रोक लें, अगर आप कोई सीढ़ियाँ चढ़ उतर रहे हैं तो आप रुक जाएं, और कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो उसमें फिर आराम से आपको बैठ के और इसको मैनेज करना है। कभी ठंडे पसीने आना, या दिल का डूबता हुआ महसूस होना, या आंखों के आगे अचानक से अंधेरा आ जाना, या फिर चक्कर आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि शुगर लो हो रही है। इफ़ देयर इज़ अ ग्लूकोमीटर इन प्लेस, अगर आपको शुगर चेक करने की सहूलत पास मैसर है तो आप फ़ौरन से शुगर चेक करवाएं और अकॉर्डिंगली मैनेज करें। एंड इफ़ यू डोंट हैव इट तो फिर इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर डायबिटीज़ चेकअप, ग्लूकोज चेकअप, आप अपनी पॉकेट में कोई ना कोई हाइपरग्लाइसीमिया वाले जो चीज़ें हैं वो रखें। ऐसे लोग जिनको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है इन द रीसेंट पास्ट, यानी कि पिछले 3 माह में उनकी शुगर कम हुई है और उन्हें पता नहीं लगा, यानी सोते में कम हो गई, एंड देन समवन हैड टू कम इन एंड सी कि अच्छा शुगर लो हुई है, जो अनअवेयर हैं हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स से, या जिनमें एंड ऑर्गन डैमेज है, यानी जिनको गुर्दों का मसला है शुगर के साथ, या दिल का मसला है, या कोई रिसेंट फालिज का अटैक हुआ है। ये वो सारी कैटेगरीज हैं जिनको हम हाई रिस्क में स्ट्रेटिफाई करते हैं। ऐसे लोगों को हम कभी कभी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, अगर ये ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, कि ये रोज़ा छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। इस गाइडलाइन के ऊपर फिर हम इनको एट रिस्क अलाउ कर सकते हैं कि ये रोज़ा रखें। फिर जहाँ पे एंड ऑर्गन डैमेज की बात आती है वहाँ पे देयर इज़ एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, कि शुगर लो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक ऐसा पेशेंट जिसके किडनीज खून को सही तरह से फिल्टर नहीं कर पा रहे, उसकी जो ड्रग्स हैं, अगर वो एक दिन एक गोली खाता है तो अगले दिन पूरी का पूरा फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस जो है वो पूरा नहीं हुआ, तो अगले दिन वो तकरीबन 25% या 50% ड्रग अपने अंदर स्टोर करके बैठा हुआ है। व्हेन यू ऐड ऑन अनदर ड्रग, एंड द सेम गोज विद इंसुलिन, इंसुलिन की भी डोज जब हम अगले दिन की लगाते हैं तो इट्स नॉट
1 डे डोज ना, ये 1.5 डे की डोज हो जाती है। फिर जब ये ऐड ऑन होती जाती है तो तीसरे चौथे रोज़े के दौरान शुगर लो होने का एक इंसिडेंस जो है वो होता है। इसी तरह जो एंड ऑर्गन डैमेज है, सारी की सारी शुगर की मैनेजमेंट की जो बात है आजकल, वो एंड ऑर्गन डैमेज से के गिर्द घूमती है। आंखों को बचा के रखना या गुर्दों को बचा के रखना, या हमने देखा है शुगर के मरीजों के पाँव पे जख्म हो जाता है एंड अल्टीमेटली दे एंड अप विद एम्पुटेशंस, उनके पाँव काटने पड़ते हैं। तो एंड ऑर्गन डैमेज को अगर हम प्रिवेंट कर सकें, भी होती है, ब्लीडिंग भी होती है जब जख्म खराब होता है जी। तो उसके अंदर से ब्लीडिंग भी होती है, और बहुत लेट स्टेज पे तो जाके ब्लीडिंग होती नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो आर्टीरियल वैस्कुलेचर है वो इस तरह से चेंज हो चुका होता है कि ब्लड की सप्लाई काफ़ी रहती नहीं है वहाँ पे। ये लोग इनिशियली सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं कि इनके पाँव में जलन और पाँव का सुन होना और रात को सिर्फ पाँव की वजह से सो ना पाना। एंड वी हैव कम अक्रॉस सम पेशेंट्स जो कहते हैं कि सख्त सर्दी में भी वो अपने पाँव को चादर से बाहर रख के सोते हैं, ब्लैंकेट से बाहर रख के सोते हैं। तो ये इनिशियल सिम्टम्स हैं न्यूरोपैथी के। आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी स्टेज बढ़ती है तो फिर वी लूज आवर एबिलिटी ऑफ सेल्फ हीलिंग, यानी कि अगर पाँव पे कोई जूता लग गया है तो फिर वो हीलिंग जो है वो इतनी प्रॉपर होती नहीं है। फिर इसकी जब स्टेज बढ़ती चली जाती है फिर हीलिंग होती ही नहीं है, और अल्टीमेटली फिर पाँव की खून की सप्लाई जब कम होती है तो फिर हम एम्पुटेशन के एक प्रोसेस से गुजरते हैं, जो कि बड़ा तकलीफ दे है बर्दाश्त करना भी और देखना भी। एक डायबिटिक पेशेंट जिसके शुरू से लेके अब तक इतनी उसके अंदर उसके पाँव में चेंजेस आ गए कि हम उसको किसी ना किसी स्टेज पे इंटरवीन करके उसको बचा सकते थे। अल्टीमेटली वी हैव लॉस्ट हिज लिम्ब, और जब पाँव की खून की नालियों का वेस्कुलेचर ऐसा हो जाएगा तो यू कैन जस्ट बेट ऑन दैट कि आपकी किडनीज का और ब्रेन का और ऑब्वियसली वो भी आपके ऑर्गन्स हैं। तो जो डिस्टल ऑर्गन्स जब डिस्ट्रक्ट होना शुरू होते हैं तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि आपके किडनीज और आपके जो ब्लड की वेसल्स हैं और आपकी जो ब्रेन की वेसल्स हैं वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो इट्स द एंड ऑर्गन डैमेज दैट वी नीड टू प्रिवेंट। दूसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की आती है जो कि मॉडरेट रिस्क के लोग हैं, ऐसे लोग जिनकी शुगर रिलेटिवली वेल कंट्रोल्ड है। शुगर के कंट्रोल का एक बड़ा अच्छा मार्कर HbA1c है। HbA1c जो कि हम 7.5 से ऊपर और 8.5 से नीचे, ये वो लोग हैं जिनको हम मॉडरेट रिस्क लोग कहते हैं। यानी इनकी शुगर इतनी बुरी नहीं है कि हम इनको रोज़े से रोकें, इनकी शुगर ऐसी है कि हम इनको मैनेज किया जा सकता है, तो ये अपनी दवाइयों को एडजस्ट करके जो है वो फिर रोज़े की तरफ जा सकते हैं। फिर कुछ दवाइयाँ हैं बड़ी स्पेसिफिक किस्म की, जिस तरह सल्फोनाइल यूरियाज हैं, दे वेरी गुड ड्रग्स फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज़, लेकिन दे वेरी नोटोरियस क्योंकि रमज़ान में ख़ास तौर पे वो शुगर लो होने के इंसिडेंसेस में काफ़ी मुलविस होती हैं। तो उनकी कुछ क्लासेस हैं जिनकी डोज हम रिड्यूस कर देते हैं, उनकी कुछ ऐसी क्लासेस हैं जिनको हम बिल्कुल बंद कर देते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनको हम सहरी के वक्त बिल्कुल नहीं देते, सिर्फ अफ्तारी के वक्त कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम इनको अलाउ कर सकते हैं। एंड देन देयर इज़ अनदर कैटेगरी जिनको हम लो रिस्क कहते हैं, जो अगर कभी हमसे पूछने भी आए कि वो रोज़ा छोड़ सकते हैं तो हम उनको अलाउ कर देते हैं। हम कहते हैं आपको रोज़ा छोड़ने की कोई मेडिकल जो है वो वजह नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका HbA1c 7.15 से कम है, जिनकी शुगर वेरी वेल कंट्रोल्ड है, और जिनको ना तो एंड ऑर्गन डैमेज है और ना ही पिछले 3 माह के अंदर अंदर उनको कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि उनकी शुगर लो हुई हो या पाँव पे कोई ज़ख्म हुआ हो या कोई और कॉम्प्लिकेशन जो है वो ना हुई हो। ख़ास तौर पे जो लोग इंसुलिन लगा रहे होते हैं अब जो मॉडर्न इंसुलिन्स हैं वो तो काफ़ी कैटेगरीज की हैं, लेकिन हम 3 इंसुलिन्स की बात करेंगे। एक है अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जो लोग दिन में 1 दफ़ा लगाते हैं। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो है उनकी पीक नहीं आती, यानी वो खाना खाने से उसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम उसकी डोज की रिडक्शन के साथ चल सकते हैं। नाम लेना तो शायद मुनासिब नहीं होगा, लेकिन वो सारे लोग जो दिन में 1 दफ़ा इंसुलिन लगा रहे होते हैं उनको सिर्फ थोड़ी सी डोज रिडक्शन करके रोज़ा जो है वो अलाउड होता है। एक वो लोग होते हैं जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन लगाते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि खाने के फ़ौरन बाद की इंसुलिन को, शुगर को कंट्रोल करना। ऐसे अफराद भी तो होते हैं ना जो बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं, डायबिटिक पेशेंट है, तो वो उनकी कौन सी वो स्टेज होती है? बेहोशी की बहुत सारी वजह होंगी। एक शुगर वाले मरीज़ में बेहोशी की एक वजह जैसे हमने डिस्कस की शुगर का लो होना है। इसके अलावा सेप्सिस इन्फेक्शन, वो लोग जिनको शुगर है उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत एबनॉर्मली लो होती है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत के कम होने की वजह से बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो कि आम तौर पे सिस्टम है वो कमज़ोर होता है, हाँ, आपको और मुझे इफेक्ट नहीं करते, इन लोगों पे वो इन्फेक्शंस भी हमलावर होते हैं। जब आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे तो आपकी इम्यूनिटी कम होगी, तो बहुत सारे लोग रिपीटेड या रिकरेंट UTIs जो है वो फेस करेंगे, यानी यूरिन के इन्फेक्शन फेस करेंगे। यूरिन का इन्फेक्शन जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, जब वो सेप्सिस की शक्ल इख्तियार कर जाता है, तो ऐसे लोग बेहोशी की हालत सिर्फ
उस इन्फेक्शन की वजह से चले जाते हैं। जी दिस इज़ जस्ट वन इन्फेक्शन दैट वी स्पीक अबाउट। इसके अलावा पाँव का इन्फेक्शन ख़राब हो जाए, छाती का इन्फेक्शन ख़राब हो जाए, तो आपके जो इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, जी ख़ास तौर पे ऐसे शुगर के मरीज़ जिनको शुगर अब काफ़ी अरसे से है, उनमें जो है वो फिर इतने अच्छे नहीं रहते हैं। तो फिर कोई भी इन्फेक्शन जब आता है तो उसको ठीक होने में, उसको हील होने में, उसको ट्रीट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो सेप्सिस इज़ अनदर इंडिकेशन जहाँ पे हम लोगों को ये इन्फॉर्म करते हैं कि आपके बेहोशी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, अनलेस दे आर प्रॉपर्ली ट्रीटेड। फिर वो इंसुलिन जो कि हम फ़ौरन खाने के बाद लगाते हैं, उसमें हम लोगों को कहते हैं कि लंच वाली इंसुलिन स्किप कर दें। सहर और अफ्तार में इंसुलिन जो है, सहर की जो इंसुलिन है उसको 50% रिड्यूस कर लें, और अफ्तारी में इंसुलिन के कुछ यूनिट्स बढ़ा के ये रोज़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर कुछ मिक्स्ड इंसुलिन वाले लोग हैं, उनमें हम डोज रिडक्शन इस तरह से करते हैं कि 50% डोज रिड्यूस कर लेते हैं इंसुलिन की सहर के टाइम, और अफ्तारी के टाइम पे हम 50% बढ़ा देते हैं। जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है इंसुलिन का अपार्ट फ्रॉम रमज़ान वो ये है कि चूँकि हम सुबह के वक्त जो है वो लंच एक अच्छा लंच होता है या ब्रेकफास्ट अच्छा होता है, तो आम तौर पे इंसुलिन के यूनिट सुबह के टाइम ज़्यादा होते हैं और रात के टाइम कम होते हैं। इसलिए भी क्योंकि रात के वक्त अगर सोते में शुगर की लेवल जो है वो कम हो जाएगा तो फिर विल फेस सम प्रॉब्लम्स। लेकिन शुगर रमज़ान में इसकी डोज जो है वो हम रिवर्स कर देते हैं, सुबह के टाइम कम और शाम के टाइम ज़्यादा, जो अफ्तारी का टाइम जी। सर ये तो बात होगी मेडिकेशन की, आप बात कर रहे थे, अब बात कर रहे थे टेस्ट की। टेस्ट कौन से रिक्वायर्ड होते हैं डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं? देखें, एक तो टेस्ट होंगे शुगर की तशखीस के लिए जी, और एक वो टेस्ट होंगे कि लोगों को शुगर को ऑलरेडी पता है, अब वो सिर्फ ये डिटेक्ट करना चाह रहे हैं कि शुगर का लेवल क्या है और उसकी वजह से जो बाकी चीज़ें हो रही हैं वो ठीक हो रही हैं कि नहीं। शुगर की तशखीस के लिए वो लोग जिनको सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के, अब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? लोगों का वज़न अचानक से गिरना शुरू हो जाता है, लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, भूख बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, पाँव में जलन होना शुरू हो जाती है, हाथों का सुन रहना शुरू हो जाता है। ये जो सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, इनमें एक सिंगल रीडिंग जो है वो काफ़ी होती है। एक फास्टिंग ब्लड शुगर, एक शुगर जो हम खाली पेट सुबह उठ के चेक कराते हैं, अगर वो शुगर जो है वो 100 से ज़्यादा है तो ये इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है जी। अगर वो शुगर 126 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है इसके ऊपर शुगर की तशखीस हो गई। इसी तरह वो शुगर जो कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद चेक कराई जाती है, सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में जिनमें ये सारी अलामात हैं, उनमें अगर ये शुगर 200 से ज़्यादा आती है किसी एक दफ़ा, तो फिर इस एक रीडिंग के ऊपर हम इसकी डायबिटीज़ डायग्नोज कर लेते हैं, यानी वो तशखीस हो जाती है उसकी। अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, यानी जिसको सिम्टम्स नहीं है एंड ही इज़ वेरी अनअवेयर, अगर वो अचानक से एक शुगर चेक कराता है तो उसमें हमें 2 रीडिंग्स चाहिए होती हैं, यानी 2 रीडिंग्स 126 से ऊपर फास्टिंग और 2 रीडिंग्स 200 से ज़्यादा जो कि खाना खाने के 2 घंटे बाद में होती है। बिल्कुल। अब जो उसके दरमियान वाली रेंज है 126 से 199 वाली, ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है। कभी कभी दूसरे अल्फाज में प्री डायबिटिक रेंज भी इसको कहते हैं, शुगर होने से थोड़ा सा पहले वाली स्टेज। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है। जो डिजीज़ बर्डन हम फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो प्री डायबिटिक्स हैं, जो फैटी लिवर के साथ आते हैं, जिनका ट्राइग्लिसराइड लेवल से आता है, जिनकी शुगर आप चेक कराएं तो वो शुगर होने या ना होने के दरमियान में फॉल करती है। ये वो स्टेप है, ये वो जगह है जहाँ पे इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड। दीज पीपल मस्ट सी देयर डॉक्टर्स, अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देखें और उनसे एडवाइस लें कि उन्होंने डाइट को किस तरह से मॉडिफाई करना है, उनसे एडवाइस लें कि उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से मॉडिफाई करना है। आम तौर पे इन लोगों को तकरीबन 30-35 मिनट्स की वॉक जो है हफ्ते में 5 दिन रिकमेंड की जाती है। इन लोगों को बताया जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट जिनका ज़्यादा है या ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, वो आप बिल्कुल बंद कर दें। स्ट्रेस अवॉइड करें, अपनी नींद अच्छी रखें। ऐसा करने से ये प्री डायबिटिक स्टेज जो है ये रिवर्स हो सकती है। यानी वो इंसान जो कि परहेज़ के बगैर अगले 3 या 6 माह में जिसको शुगर हो जानी है, अगर उसकी कोई प्रॉपर इंटरवेंशन की जाए तो वी कुड जस्ट प्रिवेंट हिम फ्रॉम हैविंग डायबिटीज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वैसे नॉर्मली हम अपनी लाइफ में, हम अपने लाइफस्टाइल में, आपने बताया था कि इसमें हमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन आजकल ये बच्चों में भी तशखीस हो रही है। आप देख लीजिए यंग बच्चों में जिनमें ज़्यादा रेशो वो 11 से 20 साल के दरमियान है, तो उनके पीछे क्या वजूहात है, क्यों उनको ये चीज़ जो है डायग्नोज होती है? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, इफ़ वी कुड जस्ट सिंगल आउट वन फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है तो वो तो हमारी डाइट है जी। उस एज ग्रुप में आप देखें, मैं जो बहुत रूटीन में देखता हूँ वो प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज़्यादा रुझान है, नगेट्स और ये टेंडर पॉप्स और पता नहीं क्या क्या, जो पता नहीं कब से आपने फ्रीज़र में रखे थे। नहीं, जंक फूड इज़ समथिंग डिफरेंट। जंक फूड और फास्ट फूड तो वो है ना जो बच्चे खुद जाके कैंटीन से ले आए या फास्ट फूड ऑर्डर कर दिया।
जो हम कभी कभी कंसिडर कर रहे हैं ना दैट इज़ रिलेटिवली हेल्दी, कि मदर्स ने खुद घर में फ्राई करके दिया, वो भी तो काफ़ी अनहेल्दी है। वो जो एक फ्रोज़न फूड है जो पता नहीं कब से किसी फ्रीज़र में पड़ा था, वो आप घर उठा के ले आए, उसको आपने दोबारा से प्रोसेस किया और आपने जो ब्रेकफास्ट है, जो पहला खाना है, जो कि जिसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो पहला आपका दिन का खाना होता है, दैट डिफाइंस बेसिकली कि आपने आगे करना क्या है। तो जब आप प्रोसेस्ड फूड से शुरू करते हैं और फिर वो जो कन्वेंशनल खाने थे, वो जो पराठा और रोटी और इस तरह की चीज़ें, जब हम उनसे दूर हो गए तो बच्चों में इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ ज़्यादा होना शुरू हो गया। हम जंक फूड और फास्ट फूड को कभी कभी बदपरहेज़ी गिनते हैं, और जो घर से हम बना के देते हैं उसको हम थोड़ा सा हेल्दी फूड गर्दानते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, इट्स डिफरेंट। तो जो हम खाना दे रहे हैं घर से, दैट शुड ऑल्सो बी स्क्रीन प्रॉपरली, कि अगर एक ऑयली खाना और प्रोसेस्ड फूड हम दे रहे हैं किसी बच्चे को, तो डेफिनेटली इज़ प्रोन टू गेट डायबिटीज़, इज़ प्रोन टू गेट ओबेसिटी, और बहुत सारी और बीमारियां जो हैं वो फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि उनकी डाइट का ख्याल रखा जाए। हम बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी डाल देते हैं आजकल। वो बेचारा स्कूल से आता है, उसके बाद वो कारी साहब से पढ़ के ट्यूशन, और ट्यूशन से पढ़ के वो फिर उसने एक कंपल्सरी जो कंपोनेंट है वो मोबाइल वाला या स्क्रीन यूसेज वाला, वो जो उसका मी टाइम है, जो वो समझता है कि रिलैक्सेशन है, और हमारे मुताबिक तो वो रिलैक्सेशन नहीं है, वो और ज़्यादा स्ट्रेस है। तो उसका जो आउटडोर एक्टिविटी का टाइम है वो हम ख़त्म करके उसको लैपटॉप या कोई टैब के आगे या मोबाइल के आगे या फिर उसको टीवी के आगे बिठा देते हैं। तो जो एक्टिविटी का ना होना है, दैट इज़ अनदर फैक्टर। फिर ये बच्चे जब मैट्रिक और एफएससी से आगे गुजरते हैं थोड़े से आज़ाद हो जाते हैं कॉलेज लाइफ में, फिर दे वेरी इंडिपेंडेंट ना, कि बाहर से खुद लेके खा सकते हैं और सारा कुछ करते हैं। जब हमने इनकी ट्रेनिंग ऐसे की थी कि प्रोसेस्ड फूड्स और फास्ट फूड्स इज़ लाइक अ गिफ्ट फॉर देम ना, उनको इनाम की एक कैफियत होती है कि फ्राइडे सैटरडे को फैमिली के साथ जाके फास्ट फूड खाएंगे। जब वो इंडिपेंडेंट होते हैं तो दे डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, और वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा मसले आना शुरू हो जाते हैं। एंड दैट इज़ अनदर रीज़न कि हम उनको डायबिटीज़ की तरफ जो है ना वो लेके जाते हैं। और बच्चों में हड्डियों के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। एंड दिस इज़ फॉर ऑल डायबिटिक पेशेंट्स, बच्चों में भी और बड़ों में भी। हम बात कर रहे थे उन टेस्ट्स की जो डायबिटीज़ होने के बाद कराना ज़रूरी है। स्क्रीन करना होता है प्रोटीनूरिया के लिए, कि आपकी जो जिस्म से प्रोटीन की लीकेज तो नहीं है। फिल्ट्रेशन एक अहम प्रोसेस है जो कि हमारे किडनीज़ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। किडनीज़ का डैमेज होना विद डायबिटीज़ इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। जो प्रोटीन हम बड़ी मुश्किल से बनाते हैं, जो हमारा मसल मास है बेसिकली, अगर हम उसको किडनी से एक्सक्रीट करना शुरू कर दें तो दैट विल एंड अप इन वीकनेस। ये जो वीकनेस है ये हड्डियों के मसले के साथ और पट्टों के मसले के साथ फिर आती है। इसी तरह जो और टेस्ट हैं, जो गुर्दों के मसाइल हैं, जो और बहुत सारे टेस्ट हमने कराने होते हैं विद डायबिटीज़, वो ये है कि हम जो है न्यूरोपैथी के लिए जो है नर्व कंडक्शन स्टडीज़ जो है वो करवा के देखते रहते हैं। फिर हम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपकी खून की नालियों का डैमेज शुगर की वजह से भी हो रहा है और खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल भी जमा हुआ है, तो वो जो एंड ऑर्गन सप्लाई है ब्लड की वो बहुत सीवियरली कॉम्प्रोमाइज़ होगी। आपकी ब्रेन को या आपके जब हार्ट को या आपके ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम पैदा होती है, सर्कुलेशन नहीं है तो उस सर्कुलेशन के ना होने की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस खुद से डेवलप हो रही हैं। फिर देयर आर सम एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस। हमने कभी कभी बच्चे देखे हैं जो कि इमरजेंसी में आते हैं विद एन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन एक स्ट्रेस स्टेट है, इन्फेक्शन में शुगर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। वो बच्चा जो कि पहले से बचपन से इंसुलिन ले रहा है, ही डजंट नो इट, उसको कोई इन्फेक्शन हुआ, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, वो अपनी रूटीन में जितनी इंसुलिन ले रहा है उतनी लेता रहा, एंड अल्टीमेटली ही एंड्स अप विद द कॉम्प्लिकेशन जिसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एट होम। ये वो कॉम्प्लिकेशन है जिसमें आपको इमरजेंसी में एक पेशेंट को दाखिल कराना पड़ेगा, एंड यूजुअली लोअर एज ग्रुप्स हैं जो कि इस कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं। ये वो लोग हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट थे, जिनको पता नहीं था कि इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, और अब इस एक्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से दे हैव एंटर्ड इनटू अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन जिसको हम DKA कहते हैं। उनको इमरजेंसी में एडमिट करके फिर इंसुलिन और फ्लूइड्स और उसके साथ 2-3 दिन में वो बेहतर भी हो जाते हैं और उसकी डोज फिर बेहतर कर दी जाती है। लेकिन अल्टीमेटली जितने ज़्यादा एपिसोड्स DK के होंगे उतनी ही ज़्यादा वीकनेस और उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और डेवलप होती जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आंखों की बिनाई में जो फ़र्क आता है शुगर वाले मरीज़ों में, दैट शुड बी लुक्ड इनटू।
इन सब चीज़ों में एक सेकेंडरी प्रिवेंशन है, यानी होने के बाद हम बाद जैसे होने कर के- सकते हैं, और एक बिल्कुल। प्राइमरी प्रिवेंशन है कि डायबिटीज़ होने के बाद हम आँखों को या गुर्दों को या पाँव को किस तरह क्या बचा इम्पैक्ट सकते हैं। आता है उसका, बिल्कुल। तो जो कॉर्नर स्टोन है हर चीज़ के अंदर, वो शुगर का कंट्रोल ही है। शुगर का कंट्रोल डिफाइन करेगा कि एंड ऑर्गन डैमेज या कॉम्प्लिकेशंस जो हैं डायबिटीज़ की, वो किस हद तक हो सकती है। जी। हम हड्डियों की बात कर लें, बिनाई की बात कर लें, कुछ भी, जिनकी शुगर बड़ी अच्छी कंट्रोल्ड है, तो द इयर्स ऑफ डायबिटीज़ हैव नेवर मैटर्ड। कई लोग हम देखते हैं 20, 25, 30 साल से शुगर है, लेकिन उन्होंने अपने आप को बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है, exactly। और वो कोई एक भी एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल, और फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी खत्म हुआ चाहता है। तो इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।